अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम कवर करेंगे जो थोड़ा कंटेंट हमारा रह गया। स्टार्ट पे हम ऑलमोस्ट हाफ एन आवर विल स्पेंड ऑन दैट टू फिनिश दैट थिंग। और उसके बाद आई विल मूव ऑन टू योर प्रेजेंटेशंस। जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया हुआ है, आई विल गिव यू 10 मिनट्स पर पर्सन। तो आपने टाइम अपने सामने रखना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने। और टू द पॉइंट बात करनी है। फोकस आपका होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू के ऊपर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ योर प्रेजेंटेशन टुडे इज लिटरेचर रिव्यू। ठीक है। इंट्रोडक्शन, एक आध मिनट इंट्रोडक्शन पे लगा के मूव ऑन टू लिटरेचर रिव्यू, जहाँ पे आपको 5-6 मिनट लगाने चाहिए। फिर 2-3 मिनट अपनी 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 मेथडोलॉजी पे लगाएं, और दैट्स ऑल। ठीक है। वो लिटरेचर रिव्यू है ना, और दूसरी मेथडोलॉजी लिटरेचर रिव्यूज है, तो उन पे टाइम लगाएं बिल्कुल। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे आपका मेथड निकलना है। तो द फ्लो और द टाइम टाइम मैनेजमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट वंस यू प्रेजेंट। सो द फर्स्ट थिंग, जिस स्लाइड का जो आपका सीक्वेंस है उसमें आपकी टाइटल स्लाइड आती है, इंट्रोडक्शन स्लाइड आती है, फिर आपके लिटरेचर रिव्यू आ जाता है। ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं कि इंट्रोडक्शन पे ना 10 मिनट बोलते रहते हैं। उसकी जरूरत नहीं होती। आप हर हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी के सामने खड़े हों या कहीं पे किसी से मिलने जाएं, तो आपको ये अपने दिमाग में डिफाइन करना चाहिए कि मैंने जो बात करनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। ना कि बस शुरू हो जाए एक सिरे से और ए से जी तक बोलते रहे। जो सुनने वाला बंदा है वो फिर उस केस में आपको वैल्यू नहीं देगा। याद रखिएगा, द वैल्यू कम्स फ्रॉम योर टॉक। इफ यू इफ यू आर फोकस्ड, if you are to the point, if you are brief, if you are concise, the person across the table will give you weightage. But if you are doing it haphazardly, just passing the time, then nobody will listen, and there won't be any action on your whatever preparation you have done. ठीक है। एंड रादर, बल्कि आपका इंप्रेशन ऐसा खराब होगा कि आइंदा भी कोई बात करेंगे तो वो नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगी। सो टू दी पॉइंट बात करें हमेशा जिंदगी में। और उसके लिए पहले डिफाइन कर लें कि मेरे ओवरऑल जो मैंने बात किसी से भी करनी है, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई फॉर्मल मीटिंग हो, किसी से इनफॉर्मल भी। अपने पेरेंट्स से बात करनी है, बहन भाइयों से बात करनी है, दोस्तों से बात करनी है, टू दी पॉइंट बात करें। डिफाइन करें कि ये मेरा पॉइंट है जो मैंने जिक्र करनी है, ना कि लंबी लंबी आप जो है ना वो अरशद नदीम की तरह जेवलिन फेंकना शुरू कर दें 93 मीटर का, कि ना उससे किसी से पकड़ा जाए ना किसी को समझ आए। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा जहन में रखें। मैंने जो आपको इसमें जो गाइड किया वही पहले भी मैं बता चुका हूँ, बट अगेन आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि अभी आपने प्रेजेंट करना है। फोकस्ड रहें, spend little time on your introduction, maximum time on your literature review, and then some time on your methodology. So before I take your presentation, let us complete the remaining portion which I wanted to tell you on.
related to your research aspects. So उसमें सबसे पहली चीज़ है cover letter की. तो I'll start discussion from cover letter. Then I'll move on to the submission process of your research papers and its rebuttal process. Research papers and your thesis, anything which you submit, even research proposal. There is a process of rebuttal, how you respond to the comments received on your research proposal, on your thesis, on your research paper. तो हम उस पर बात करेंगे and then we move on to the ethical considerations, जिसमें different चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ये 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे to finish off the content जो कि हमने इस subject में cover करना था. And then I'll go on to your presentations. So just give me few minutes on that first part. मेरी आवाज़ आ रही है जी ऑनलाइन आप लोगों को? आयजा, आतिफ, ईमान? सर आ रही है सर। चले जी, ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच. आपको प्रेजेंटेशन भी विजिबल है? Yes, sir. वो It's with visible है। अच्छा, ठीक है. अच्छा जी, सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है दैट इज दी कवर लेटर. अच्छा जी, कवर लेटर जो है ये एज द नेम स्टेट्स इट्स समथिंग विच कवर्स योर मेन डॉक्यूमेंट. You are submitting something to anybody. You are submitting an application to somebody. आप अपने ऑफिस में आप उन्हें एक एप्लीकेशन देते हैं जी कि मेरी जो है ना वो तनख्वाह बहुत कम है तो तनख्वाह बढ़ा दें. तो आप एक मेन एप्लीकेशन लिखेंगे, बट मेन एप्लीकेशन एज इट इज तो नहीं जाती ना किसी के पास. उसको एक कवर लेटर में आप लगाएंगे जी कि ये फलां बंदे की एप्लीकेशन है, इसको काइंडली कंसिडर कर लें. सिंपल वन वर्ड या वन लाइनर इस तरह की स्टेटमेंट देके आप कवर लेटर उस पर अटैच करते हैं और फिर वो किसी को दिया जाता है. ऑन द सिमिलर वे जब आप ईमेल लिखते हैं और चीज़ें अटैच करते हैं, जो अटैच करते हैं वो मेन अटैचमेंट्स होती हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स होती हैं. बट आप ईमेल भी लिखते हैं कि मैं फलां बंदा हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये हूँ और मैं इस तरह की एक चीज़ आपको भेज रहा हूँ. तो दैट थिंग विच यू राइट डाउन इज योर कवर लेटर. So cover letter is something which is not the main document, but it has some of these related information for the reader. कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या वजह है जिस पे आप ये चीज़ भेज रहे हैं. So it is in case of the thesis, you will talk to your supervisor, you will talk to your evaluators. So again, you will give some information about yourself. For research papers, once you submit to conference or you submit to journals especially, so you write something about yourself to the journal's editors. So you talk to journal editors about yourself. You may suggest some potential reviewers. You may talk of anything which is important related to your. आप ये कह सकते हैं जी कि ये पेपर जो था मेरा, ये मैंने पहले भी एक जगह सबमिट किया है, वहां पे ये रिजेक्ट हो गया था, इस पे कमेंट्स आए थे, मैंने उनको वो कमेंट्स यहाँ अटैच हैं ABC एंड एक्सेल के अंदर, उनको भी मैंने एड्रेस किया, उनका रिबटल ये है और मेन डॉक्यूमेंट ये है. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आप डालते हैं कवर लेटर के अंदर. आई विल जस्ट शो एन एग्जांपल ऑफ कवर लेटर टू यू. आई एम शेयरिंग इट विद द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल. तो देखें, ये एक जर्नल के अंदर सबमिट की गई है एक डॉक्यूमेंट, एक जर्नल आर्टिकल सबमिट हुआ है, उसके लिए एक कवर लेटर लिखा गया है. और उस कवर लेटर के अंदर हम जाते हैं तो इनफैक्ट यहाँ से कवर लेटर शुरू होता है जिसमें जो ऑथर्स हैं वो अपने पेपर के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि वो ये बता रहा है कि जी मैं इस तरह का एक टाइटल आपको सबमिट कर रहा हूँ. फिर ये बताना चाह रहा है कि जी इस काम के अंदर मैंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, क्या मेरे खासियत थी इस काम के अंदर, और अकॉर्डिंगली इसको हम सबमिट कर रहे हैं, ये कहीं और सबमिट नहीं हुआ हुआ. और इसके अलावा इसमें इसने बात की हुई है कि जी अगर कोई और डिटेल्स आपको अबाउट फंडिंग चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड.
सो इस तरह की जनरलाइज बातें करके ऑथर ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी कि जी ये मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ. सो कवर लेटर इज समथिंग लाइक दिस विच वी एवरीबडी आउट ऑफ अस सबमिट. कुछ जगहों पे ये फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, कुछ जगहों पे इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है. तो आप जब भी कोई चीज भेजें किसी को, हमेशा एक कवर लेटर अटैच करें जिसमें आप इस तरह की जनरलाइज इन्फॉर्मेशन दे सकते. तो दिस इज वन थिंग विच आई वांटेड टू कवर कि कवर लेटर क्या होता है. आई कम बैक टू द प्रेजेंटेशन पार्ट which is related to revisions and response to reviewers. So let me first sync it with online participants. So I'm sharing it again. I hope this is now visible. अच्छा जी, ठीक हो गया. So अब देखें. अच्छा, अब आपने हम में से हर कोई अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्स या अपने जो प्रेजेंटेशंस हैं वो सबमिट करता है. मतलब यू कैन सबमिट एनीथिंग टू एनीबडी फॉर इवैल्यूएशन. इट कुड बी It could be your proposal document. It could be your thesis document. It could be your research paper. It could be an application. ठीक है. अब क्या होगा, जिसने उसको पढ़ा, आपने कवर लेटर लगा के दिया, उसने मेन डॉक्यूमेंट पढ़ी आपकी, अब वो आपको उस पर कमेंट्स देगा. ठीक है, इसमें ये चीज ठीक नहीं है, इसमें ये नहीं ऐड किया हुआ आपने, इसमें ये चीज होनी चाहिए थी. और साथ ये भी कहेगा ये अच्छी है, ये चीज अच्छी लिखी हुई है, अच्छी लिखी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देगा. और साथ ही कहेगा जी कि मुझे आप अपनी रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करें. ठीक है. या तो रिवाइज प्रपोजल डॉक्यूमेंट मांगेगा. वो कौन हो सकता है? आपका सुपरवाइजर होगा कि जी मुझे ये 4 चीजें ठीक करके दो. थीसिस सबमिट होगा तो थीसिस में आपके एवेल्युएटर्स कमेंट्स देते हैं, या आपके अगेन आपका जो सुपरवाइजर है वो कमेंट्स देता है. तो 3-4 लोग कमेंट्स दे सकते हैं. वो भी यही कोई ना कोई लिखेगा जी ये चीज चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो. जब आप रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं तो अगेन रिसर्च पेपर जाता है 5 से 7 रिव्यूअर्स के पास, उनके भी कमेंट्स आते हैं और उनको भी आपने फिर रिवाइज करके डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करनी होती है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल नेवर एक्सेप्टेंस ऑफ द फर्स्ट सबमिशन है. देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सेकंड सबमिशन. वेरी रेयर कि आपके काम को फर्स्ट सबमिशन में कोई एक्सेप्ट कर ले, किसी किस्म का भी काम हो. सो होगा क्या कि आपको कमेंट्स मिलेंगे. जब आपको कमेंट्स मिलेंगे और आप रिवाइज डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, तो एक सबसे जो रॉ तरीका या कहेंगे बुरा तरीका वो ये है कि आप बस सिंपल सी रिवीजन करें और कहें जी ये मैंने रिवाइज डॉक्यूमेंट पकड़े जी. जो जनरली हम करते हैं कि सुपरवाइजर ने कमेंट्स दिए 4, हमने कहा सर मैंने रिवाइज कर दिया, रिवाइज डॉक्यूमेंट देख लें आप. अच्छा, अब होता क्या है कि अगर ऐसे आप जवाब देते हैं तो जो पढ़ने वाला है वो फारिग तो नहीं बैठा हुआ ना. क्या वो आपके 200 पेज का थीसिस दोबारा पढ़ेगा? पढ़ेगा आपके ख्याल में? आपने एक थीसिस डॉक्यूमेंट पहले सबमिट किया था अपने सुपरवाइजर को, उसने वो आपके 150 पेज पढ़े, हर पेज पे आपको कमेंट दिया है ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये अच्छा, ये अच्छा. अब आप उसके जवाब में क्या करते हैं कि जी ओके दोबारा आपने आपने चेंज कर दिया जो भी करना था, बट सिर्फ आपने क्या किया, वो रिवाइज डॉक्यूमेंट भेज दिया उसको. क्या आपके ख्याल में वो सुपरवाइजर इतना वेला है कि वो दोबारा 200 पेज आपके पढ़ के वो चीजें फिगर आउट करेगा कि इसने कहाँ पे क्या चीज चेंज की है, की भी है कि नहीं की है? वो नहीं करेगा. वो नहीं करेगा तो वो टाइम वेस्ट करेगा. जब टाइम वेस्ट करेगा तो किसको नुकसान होगा? आपको नुकसान होगा. बिकॉज आपका टाइम कीमती है, उसका टाइम इस केस में कीमती इस तरह से है कि उसके पास और बहुत सारे काम है. ही विल और शी विल बी बिजी इन समथिंग एल्स. सो वो हो सकता है आपके काम को दोबारा देखने के लिए फिर 2 महीने 3 महीने ले ले और आप बैठे रहेंगे. तो अब तरीका क्या होना चाहिए? आसान तरीका क्या होना चाहिए, या क्या चीज ज्यादा सुटेबल है? वो ये है कि आप उसके साथ अपनी रिवाइज डॉक्यूमेंट के साथ एक डॉक्यूमेंट और सबमिट करें जिसमें आप हर कमेंट उसका लिखें और अपना जवाब लिखें, ताकि वो आपके थीसिस डॉक्यूमेंट को ना पढ़े बल्कि वो 2 पेज की डॉक्यूमेंट जिसमें आपने उसके हर कमेंट का जवाब दिया है वो देख ले, और उस पर अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपको कहेगा ठीक है जी गो अहेड. या अगर फर्दर कोई उसके ऑब्जर्वेशन है तो स्पेसिफिक वो पॉइंट जाके वो खोल के देख लेगा कि ये पेज पे इसने फलां चेंज किया हुआ है, लेट मी सी किया भी है कि नहीं किया, और अगर किया है, गलत किया हुआ है तो बता दे आपको कि जी मैंने ये कमेंट जो आपको दिया था आपने ठीक तरीके से चेंज नहीं किया, दोबारा से इसको देख. तो अब क्या होगा कि जो चीज एक्सटेंड होनी थी 1 से 2 महीने के ऊपर, वो हो सकता है 2 दिन में आपको जवाब मिलता है. ये एप्लीकेबल है हर चीज के ऊपर. रिमेंबर, हर चीज के ऊपर वेन एवर यू गेट अ रिविजन ऑलवेज सबमिट अ response to reviewers comments. That reviewer can be your supervisor, that reviewer can be your boss, that reviewer can be local evaluators, that can be your external evaluators, that can be research reviewers, your paper reviewers, journal reviewers, conference paper reviewers.
तो हमेशा सेकंड डॉक्यूमेंट जमा होती है। अब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि सेकंड डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये कि अब आपको उससे कमेंट मिला और कमेंट पे जवाब आपने देना है। लेट मी फर्स्ट ऑफ यू शो यू दी जो रिव्यूअर कमेंट्स हैं, पहले उस पर एक मैं आपको सैंपल कमेंट्स दिखाता हूँ। आई होप दिस इज विजिबल। ठीक है जी। अब ये आपको यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि सबमिट हुई है अलॉन्ग विद दी मेन पेपर। पेपर की आईडी लिखी हुई है, पेपर की डिटेल्स लिखी हुई है, पेपर के ऑथर्स लिखे हुए हैं। नजर आ रहे हैं जी आपको? सबको आ रहे हैं? वतन की मट्टी गवार यस है। सर। मुझे एक कॉल आ रही है किसी पैनल की। मैं वोट डाल चुका हूँ ऑलरेडी भारत। ओके जी। सो ये आपकी इनिशियल डिटेल्स हैं जो आपने सबमिट की हुई है मेन डॉक्यूमेंट। आप देखिए, इसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट पे एडिटर्स ने कमेंट्स दिए होंगे, रिव्यूअर्स ने कमेंट्स दिए होंगे, तो मैं उन दोनों को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। पहली बात मैंने लिखी है जी कि एडिटर को मैंने क्या बताया कि जी आपके कमेंट्स वगैरह मुझे रिसीव हुए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दोज। और मैंने उनके अंदर उनके मुताबिक अपनी डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए हैं और मैं नीचे वो चेंजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, जो कि ब्लू कलर में है। और जो मैंने चीजें चेंज की हैं अपने मेन टेक्स्ट के अंदर वो रेड कलर के अंदर है। मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ उसको, ताकि उसके लिए कम से कम टाइम में मुझे दोबारा एवेल्यूएट करना आसान हो। ठीक है, अब वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को खोलेगा, हो सकता है मेरी मेजर डॉक्यूमेंट ना खोले। अब देखिए, रिव्यूअर वन के कमेंट्स बाय कमेंट्स मैंने जवाब दिए हुए। उसका पहला कमेंट, उसका जवाब, सेकंड कमेंट, जवाब। और अगर मैंने कोई चीज चेंज की है तो मैंने लिखा है कि जी मैंने लाइन 87 में रिवाइज डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीजें चेंज कर दी। सही है। उसका कमेंट क्या था जी कि इंट्रोडक्शन इज वीक, फ्यू रेफरेंसेस आर एडेड। कहना ये चाह रहा है कि जी और रेफरेंसेस ऐड करें आप। तो मैंने उसको कहा जी कि ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग द इशू। Introduction section has been updated to include more references and text that support the research as follows, starting from line 87 in the manuscript। मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर लाइन नंबर्स लिखे होते हैं, तो वहां पे ये चीज उसको नजर आएगी अलग कलर के अंदर। वहां भी चेंज अलग कलर में हुआ हुआ होगा। यहाँ मैंने जो चीज चेंज की है वो भी मेंशन कर दी है। तो ये उसके सवाल का जवाब यहाँ पे क्लोज हो गया। अगेन, सेकंड या थर्ड कमेंट उसका, the purpose of research is not that clear, please revise it at the end of literature review। कमेंट दे दिया उसने मुझे। मैंने क्या कहा जी कि थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग द इशू, this literature review has been updated and the manuscript from line 178 as below या as under। और जो चीज मैंने चेंज की है वो मैंने नीचे रेड कलर में मेंशन कर दी। सिमिलरली कमेंट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिव्यूअर वन के कमेंट्स खत्म हो गए, रिव्यूअर टू के कमेंट्स शुरू हो गए। इसके देने की क्या जरूरत है? पढ़ लीजिएगा आप। बट ये कि इट इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मैंने करना है, ये करना है। अब करना करने का आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होता है। इसको देख के ना पता क्या होता है, अगर आपको एग्जैक्टली एक सैंपल दे दिया जाए ना तो बंदे का फिर दिमाग रुक जाता है। फिर आप जब भी खुद जवाब लिखना चाहेंगे पहले आप इसको खोल के देखेंगे और फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। इक्वेशन तो इस पेपर की है ना, उसका आपको कोई ताल्लुक नहीं है। ये 1:2 पेपर की रिवीजन है, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जी रिव्यूअर के कमेंट्स के रिस्पॉन्स दिए जाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, और तरीका ये होता है। ठीक है, ये स्लाइड नहीं है सर, ये रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स है, ये स्लाइड नहीं है। ये सिर्फ जस्ट टू शो यू अ सैंपल। सैंपल देने का नुकसान ये होता है कि लोगों का दिमाग रुक जाते हैं, क्योंकि फिर वो सैंपल पे फोकस कर जाते हैं, अपना कोई दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। ये नुकसान होता है, इसलिए मैं सैंपल देता नहीं हूँ। ऑल्दो ये प्रेजेंटेशन में कवर्ड होगा या आप लेक्चर में देख सकते हैं दोबारा, बट ट्राई टू बी ओरिजिनल योर सेल्फ। गलतियां करेंगे, कोई बात नहीं, गलती से इंसान सीखता है। पता है ना आपको कि जी मैंने रिस्पॉन्स लिखना है, तो नाउ यू विल बी एबल टू राइट इट। एक होता है कि ना लिखें, वो गलत है। तो नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट योर सेल्फ। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि बहुत रॉकेट साइंस हो, बट सिर्फ आपको मैंने बता दिया है कि
जो चेंजेस करते हैं वो आप अपने रिस्पॉन्स में भी लिखते हैं और अपनी मेन डॉक्यूमेंट में भी चेंज करते हैं और कलर के साथ आप इसको मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देते हैं। ठीक है उमर साहब, सवाल करते हुए किसी को जमाई आया ये मुझे समझ आज तक नहीं आई, बस बड़ा टैलेंट है आप। अच्छा जी, रिव्यूअर 3 इस तरह से आ गई, अगला रिव्यूअर आ गया, सिमिलर पैटर्न पे उसका कमेंट लिखा हुआ है, नीचे रिस्पॉन्स है ऑथर्स का, यू बीइंग ऑथर यू विल गिव योर रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स देते हुए ये ध्यान में रखें कि ब्लू कलर में वो चीज है जो कि मेन स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, रेड में वो चीज है जो कि मेन स्क्रिप्ट में भी इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से ये रिव्यूअर 3 पॉइंट बाय पॉइंट कमेंट्स उसके एड्रेस हुए हुए। तो अब हुआ क्या होगा, रिसर्च पेपर सबमिट हुआ मेन, उस पर कमेंट्स आए, जब कमेंट्स आए तो आप रीसबमिट होना है। तो रिवाइज डॉक्यूमेंट रेडी हुई, एज पर दी कमेंट्स सब चीजें चेंज हो गई, उसमें कलर भी चेंज हो गए, जो पुराना कंटेंट था वो ब्लैक में ही है, जो नया कंटेंट है वो रेड में या ब्लू में, एज पर द कंफर्ट ऑफ द of the writer or author, and that is one document which is called revised manuscript या revised research paper या revised article, कोई भी चीज कह सकते हैं उसको आप। और साथ ही एक सेकंड डॉक्यूमेंट सबमिट होती है which is called जरा, सेकंड डॉक्यूमेंट का क्या नाम होता है? क्लास में नहीं है आप जी, आपके साथ शैला बैठेंगी, सुंदर सॉरी, बताएं कौन सी दो डॉक्यूमेंट जमा होती हैं? मेरी आवाज अब तक नहीं आ रही क्या? तो फिर यू आर नॉट इन द क्लास इट मींस। कौन सी दो डॉक्यूमेंट जी नाइला, दोबारा जोर से बोलिए। नहीं, ओरिजिनल तो एक दफा सबमिट होके खत्म हो गया ना, अभी तो आपने एक डॉक्यूमेंट जाएगी रिवाइज्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, जो भी मैंने बताया आपको। सेकंड डॉक्यूमेंट कौन सी जाएगी जी साइमन? कवर लेटर मिक्स, देखें अभी फिर मिक्स करनी है। कवर लेटर इज अनदर थिंग, कवर लेटर का कोई ताल्लुक रिस्पांस टू रिव्यूअर कमेंट्स के साथ नहीं होता, समझ रही है? कवर लेटर हर दफा सबमिट होता है, कवर लेटर ये है कि आपने जब अपनी डॉक्यूमेंट को जमा कराया तो आपने एक कवर लेटर लगाया। आप किस इदारे में काम करती हैं? जैसे आपने एक एप्लीकेशन जमा कराई अपने बॉस को कि जी, और आपके बॉस ने वो आपके डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर में भेजनी है, ठीक है, आपने कहा जी कि मेरी एक साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी, मेरी तनख्वाह बढ़ाए, आपने एक एप्लीकेशन लिख के उसको दे दी। अब आपकी डॉक्यूमेंट जो मेन डॉक्यूमेंट है उस पर कवर लेटर लगेगा और वो डॉक्यूमेंट दोनों चीजें जाएंगी आपके हेडक्वार्टर के अंदर, उसको कवर लेटर कहते हैं। वो हर सूरत में हर दफा लगता है, इस तरह से ईमेल आप हर दफा लिखते हैं, ईमेल इज योर कवर लेटर, ठीक है। तो ये बात खत्म होगी, कवर लेटर एक चीज हो गई जो कि ईमेल है आपकी इन दिस केसेस। अब आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है, फर्स्ट सबमिशन में ईमेल के साथ आपका मेन डॉक्यूमेंट होगा, दैट्स ऑल। और आप कवर लेटर में लिखेंगे या ईमेल में लिखेंगे जी कि मैं ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही हूँ, इसमें ये मेन कंटेंट है, ये पहले सबमिट हुआ था, अला बला बला जो भी लिखना चाहती हैं, ताकि आपका जो बंदा मेल चेक कर रहा है वो उसकी बेस के ऊपर इस पे कोई डिसीजन करेगा, पड़ेगा या जो भी करेगा, ठीक है। अब आपने सबमिट कर दिया और अब आपको एक महीने बाद जवाब आ गया उसका कि जी ओके, आपकी डॉक्यूमेंट हमने पढ़ी है, इसमें ये 40 ऑब्जर्वेशन है, ये रिस्पॉन्स मिल गया आपको। आप रिस्पॉन्स मिलने के बाद वो आपसे क्या कहेगा, क्या जी कि दोबारा भेजो। अब तो अब क्या तरीका है, आप दोबारा भेजना है, तो आपने चीजें चेंज कर ली, डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज हो गई, तो ये क्या हो गई, डॉक्यूमेंट चेंज हो गई ना, अब इसको हम रिवाइज डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट ये आपने रिवाइज डॉक्यूमेंट लिख लिया, अब आपने सबमिट करना है ये दोबारा, तो आप दोबारा ईमेल लिखेंगे, वो आपका कवर लेटर है, ठीक है। अटैच करेंगे रिवाइज डॉक्यूमेंट, एक चीज और अटैच करेंगे, इसका क्या नाम है मैडम? रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स, ये जो मैंने यहाँ इतना बड़ा बड़ा आपको शुरू किया था जहाँ से, रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर्स, और ये जो इस जगह पे इस डॉक्यूमेंट का नाम है, अगर आप टॉप पे जाके देखें, रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स है, जिसमें आपने रिव्यूअर पॉइंट बाय पॉइंट को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अजमल साहब समझ आ गई बात की? अब मैं इधर कहा क्या है, मैंने कहा ये कि ये जब भी आपको रिविजन आती हैं किसी भी चैनल से, हमेशा दो चीजें जाती हैं रिस्पॉन्स में,
कौन कौन सी दो चीजें जाती हैं? रिप्लाई या रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स उसका नाम होता है, ठीक है सुंदर, क्या दो चीजें जाती? इधर ही क्लास में ही है आप या कहीं और हैं? तो पहले किधर थी? पिछले 15 मिनट तो आप क्लास में नहीं थी। तो काइंडली क्लास में फोकस रहे, चीजें रिपीट करना जो है ना वो अच्छा नहीं होता, एक दफा सुन लेनी चाहिए। इधर आप लोगों को समझ आ गया जी? काशिफ साहब क्लियर है? तो ये दो चीजें जो मैंने आपको क्लियर की हैं ये पता होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहली चीज, अब आप आपको कब ये सबसे पहले करना होगा? अभी आप लोग लिख रहे हैं अपना रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट आप किससे वेट कराते हैं सबसे पहले? सुपरवाइजर से कराते हैं। अब सुपरवाइजर आपको कहेगा जी यार ये चार चीजें ठीक नहीं है। अब आप क्या करेंगे? वो चार चीजें ठीक करेंगे, दोबारा सुपरवाइजर को अप्रोच करेंगे, तो उसको दो चीजें जमा कराएं। कौन सी दो चीजें अजमल साहब? डिवाइस प्रपोजल डॉक्यूमेंट, थीसिस नहीं हो रहा। हाँ, और रिस्पॉन्स टू सुपरवाइजर कमेंट्स होंगे ना इस केस में, अब वही आपका रिव्यूअर है। तो उसका पॉइंट बाय पॉइंट जी सर, आपका पहला पॉइंट ये था, मेरा रिस्पॉन्स ये है, चेंजेस ये किए हैं मैंने, ताकि वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट को दोबारा नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को देखेगा और अगर देखना होगा तो किसी सिलेक्टेड चीज के ऊपर चला जाएगा, तो आपका टाइम बच जाता है। क्या आप लोग कोई डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे आप लोग? ये मैडम अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो ये डॉक्यूमेंट मेरा ही है, नाम भी मेरा लिखा हुआ है, ये रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट जमा हुआ है। देखिए देखिए क्या होता है ना ना क्यों वो ऐसे क्यों करेगा? क्या वो मेरे सामने बैठा हुआ है कि मुझे डॉक्यूमेंट प्रिंट लेके वो साइन कर रहा है, उस पर लिख रहा है कि ये गलत ये गलत? वो ईमेल ही करेगा। जैसे भी भेजे, जैसे भी भेजे, इससे हमें क्या गर्ज? बट कमेंट्स आ गए ना, तो अब जवाब जाना है तो अब मैं चाहे मुझे वो कोरियर कर दे, खत लिख के भेजे यार ये चार चीजें ठीक नहीं है तुम्हारी। आप मुझे बताएं आपका सुपरवाइजर आपको कैसे कमेंट करता है? मैंने आपको कैसे कमेंट किया? जब मैंने आपको आपकी कोई गलती मुझे पता चली, मैंने कैसे बताई? वर्बली की है, लेकिन ये कि आप उसको लिख सकती है ना कि जी पहला कमेंट आपका ये था, दूसरा ये था, ठीक है, उसका जवाब ये, इसका जवाब ये तो इंटेलिजेंटली आपने सोचना है कि जी अब मैंने किस तरीके से इसको रीडेबल करना है फॉर माई सुपरवाइजर, ठीक है, और कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी किसी के साथ मैच करती है। हो सकता है आप कहें जी ठीक है, मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप भेजा, आपने मुझे ऑडियो क्लिप पे जवाब दे दिया कि सर आपका पहला कमेंट था उसका जवाब मैंने ये किया है, इस पेज पे एड्रेस किया हुआ, दूसरा कमेंट ये था उसमें ये किया है, इस पेज पे एड्रेस किया हुआ। अगर आप समझती हैं कि जी मेरी आपके साथ इतनी मैचिंग है और मैं इस पे कंफर्टेबल हूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं। But my point is very simple to understand that whenever you submit your revised document, you have to give response to reviewer comments. May it be a document form, may it be a voice form, may it be a courier form, जो भी करें आप. Formal way is documental form. This is the formal way. जो भी तरीके से आपको रिव्यूअर के कमेंट्स मिले हैं, चाहे आपको किसी ने ऑडियो क्लिप भेज दिया है, चाहे वीडियो क्लिप भेज दिया है, चाहे रिटर्न में भेज दिया है, चाहे हाथ से लिख के भेज दिया है, उनको आप एक जगह लिखें, वन बाय वन उनके ऊपर कमेंट करें। लेकिन ये आपके सवाल जो होते हैं ना वो होते हैं वो बनी इसराइल वाले, रंग काला है कि पीला है, मोटी है कि पतली है, जिंदा है कि मुर्दा है। हाँ नहीं वो ईमेल करेगा ना आपको, एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, मुझे ईमेल के अलावा कैसे जवाब दे सकता है? ही है और शी हैज टू रिस्पॉन्ड ऑन ईमेल। ये तो सिंपल टू अंडरस्टैंड है कि ऑलवेज वी विल गेट रिस्पॉन्स ऑन ईमेल। व्हाट्सएप पे सुपरवाइजर तो जवाब देगा आपको, लेकिन कोई और बंदा नहीं देगा। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बिलावज नहीं करने चाहिए ना, फिर टाइम जाया होता है क्लास का, इसलिए आई डोंट लाइक इट। अच्छा जी ओके, एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा जी मेहर साहब, वो ये है कि जी जब आप रिव्यूअर के अगेंस्ट कमेंट्स देते हैं, अब आपने डॉक्यूमेंट बनानी है रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स, तो अब कमेंट के जवाब देने का भी एक सोबर या हम्बल तरीका होता है। ये विजिबल है जी ऑनलाइन स्लाइड? सर, रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स। जी सर।
Yes, is sir. visible. अच्छा नहीं जी पोस्ट, सर। एक मिनट पोस्ट में लेट मी शेयर दी न्यू स्लाइड। ठीक है, आई होप नाउ इट्स विजिबल। तो ठीक है, सो आप देखें जब जवाब आपने देना है तो जवाब देने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि क्योंकि देखिए रिव्यूअर हो सकता है may not be that expert. Your luck has got your paper to a reviewer who is not the expert of that area. He or she may give certain comments which you think are very stupid comments. हो सकता है ना, बट उसका ये तरीका नहीं है कि उसको आप एरोगेंटली जवाब देंगे, यार तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है और तुमने ये लिख के भेज दिया मुझे। ठीक है, लाइक दी वन रिस्पॉन्स फर्स्ट रिस्पॉन्स अगर आप पढ़ें तो ये कमेंट का जवाब है। इस पे जो राइटर है उसने लिखा है कि जी रिव्यूअर इज क्लियरली इग्नोरेंट ऑफ द वर्क ऑफ फला फला, और मैं बड़ा इसमें मास्टर हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, आपको पता ही कुछ नहीं है तो आप गलत कह रहे हैं। इस तरह की बात करने की उसने कोशिश की है। ठीक है, इसी तरह की सेंस कन्वे हो रही है ना, तो ये तरीका ठीक नहीं है, बिकॉज दिस विल नॉट फैच यू गुड एनीथिंग गुड इन द आईज ऑफ एनीबडी। एडिटर पढ़ेगा वो भी कहेगा यार ये अजीब सा आदमी है, क्यों इसने इस तरह का, या खातून है इसने इस तरह का जवाब दिया। यस, वट एवर द कमेंट इज, चाहे वो आप समझते हैं कि ठीक है चाहे आप समझते हैं गलत है, उसका एक हम्बलनेस के साथ जवाब देना होता है, जो कि यहाँ पे आपको सेकंड के अंदर नजर आ रहा होगा। सेम कमेंट था बट रिस्पॉन्स की नेचर सेकंड में थोड़ी सी डिफरेंट है। यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस। You can always support your comments, your arguments with the references, but do not try to humiliate anybody, right? So हर कमेंट का जवाब देना है, बट एक कर्टियस तरीके से जवाब देना, सही है। सो आई होप दिस मेक सेंस। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कमेंट्स के जब आप जवाब देते हैं तो अगर बार बार से एक रिव्यूअर ने एक कमेंट दिया था, दूसरे ने भी वही कमेंट दे दिया, तो आप हर दफा जवाब को रिपीट नहीं करते, आप उसको रेफर कर देते हैं कि जी प्लीज सी माय रिस्पांस टू रिव्यूअर नंबर 1 कमेंट नंबर फला, अगर रिव्यूअर 2 ने भी सेम कमेंट दिया हो। ठीक है, अच्छा एक तरीका ये होता है कि आप ऊपर नीचे जवाब दे दें, जिस तरह अभी आपने सैंपल फाइल भी देखी कि ऊपर रिव्यूअर का कमेंट नीचे आपका जवाब। एक तरीका होता है कि आप साइड बाय साइड जवाब दें, आप एक कॉलम में कमेंट्स लिखते जाएं, सेकंड कॉलम में अपना रिस्पांस देते जाएं। दोनों तरीके फॉलो किए जाते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो दो तरीकों से आप रिव्यूअर के कमेंट्स दे सकते हैं। अच्छा, आपसे अब आपने रिव्यूअर के जवाब भी दे दिए और स्टिल यू गॉट दी रिजेक्शन। होता है ना कि जी अब रिव्यूअर कहते हैं नहीं जी तो कोई काम नहीं किया तुसी फारिग, बिल्कुल जीरो। तो इससे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज whenever you are rejected in the life, it means that God wants you to get a better place that was not your मंजिल, उससे कोई अच्छी मंजिल है आपके लिए, इसीलिए आपको उस जगह पे रिजेक्शन मिली है। तो टेक इट पॉजिटिवली, ऑलवेज टेक रिजेक्शंस इन योर लाइफ पॉजिटिवली। रिजेक्शंस आर ऑलवेज देयर टू पॉलिश यू, टू टेक यू अ हायर प्लेस। Same is the case with the research papers, research thesis, research proposal documents as well. If you are getting some comments, some objectionable points, some disagreements, you must think, yeah, there is something wrong with my work. There is something not as per the standard. So I should improve. And if you will improve and you will go to a better topic, better title, better research, then it would benefit you at the end, ultimately. So ये एक जस्ट पॉइंट है कि इनके इवन इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट रिविजन्स 6 महीने साल आप रिवाइज करते रहते हैं, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तो आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट्स ले आए, कोई बात नहीं, इट मीन्स कि यू विल गेट बेटर बेनिफिट्स लेटर। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, ये दो चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, अब हम एथिकल इश्यूज पे आ जाते हैं। दिस इज द लास्ट थिंग टू कवर टुडे। कोई सवाल ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स का है जी अभी तक जो हमने चीज़ कवर की है?
Any question from anybody? आतिफ साहब, नुमान साहब, कामरान? Yes, sir. जी आयजा? No, sir. अच्छा जी, चलिए, if there is no question, let's move on to the ethical issues which we must think of. अब देखिए, हमने जो अब तक चीजें कवर की, हमने कहा जी कि हमने रीडिंग की चीजें कवर की, जो मैं बहुत क्लास के स्टार्ट से कहता हुआ हूँ कि सेगमेंट्स जो हमारे इस कोर्स के हैं वो 3 सेगमेंट्स हैं। एक रीडिंग से रिलेटेड है, एक राइटिंग से रिलेटेड है और एक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जो दोनों पे ओवरलैप कर रहा है। हमने रीडिंग के बारे में काफी डिटेल में बातें की हैं, राइटिंग के ऊपर भी हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब ये जब चीज हम लिख लेते हैं तो एथिकल इश्यूज जो है इनका ताल्लुक दोनों तरफ से है, रीडिंग से भी है, राइटिंग से भी है। रीडिंग में मैं आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट ये कर चुका हूँ कि जी आपने वैलिड सोर्सेज से क्वालिटी क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए कॉन्फ्रेंसेस, जर्नल्स, बुक्स को देखना होता है। अगर आप क्वालिटी एस्पेक्ट्स को देखे बगैर चीजें पढ़ रहे हैं तो इट इज अनएथिकल, वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। दूसरा फिनोमेना है फ्रॉम दी राइटिंग एंड सबमिशन पर्सपेक्टिव, कि आपने अब लिखा है, लिखने के बाद किसी को भेज रहे हैं कि इसको इवेल्युएट करो, तो उस पे कुछ चीजें हैं जिनको हमें ज्यादातर, जो आप आई वुड से कि जो फोकस ज्यादा लोगों का होता है वो राइटिंग एंड सबमिशन से होता है। तो मैं उनके कुछ चीजों की बात करूंगा इसमें। अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आपको विजिबल हो। नंबर 1 थिंग इज मल्टीपल सबमिशंस। मल्टीपल सबमिशंस क्या है जी? कि अब आपने एक रिसर्च प्रपोजल लिख लिया, या आपने एक थीसिस लिख लिया, या आपने एक रिसर्च पेपर लिख लिया। आपने क्या किया जी, यानी जो बंदा अनएथिकल है उसने क्या किया कि जी समीना की एक फ्रेंड है नायला, उसने क्या किया कि जी समीना ने जो खुद लिखा है उसने नायला को दिया, नायला पढ़ रही है इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, साइमा ने यहाँ सबमिट कर दिया, नायला ने वहां सबमिट कर दिया। ठीक है? या से नायला ने यहाँ पे एक थीसिस किया अपने टॉपिक के ऊपर बसीन के अंदर, और 6 महीने बाद ये चली गई सऊदी अरेबिया, वहां जाके इसने सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटी में सेम थीसिस दोबारा सबमिट कर दिया। इसको हम कहते हैं मल्टीपल सबमिशन। सिमिलरली एक रिसर्च पेपर है, आपने एक कॉन्फ्रेंस में भेजा, वहां एक्सेप्ट हो गया, पब्लिश हो गया, 2 महीने बाद आपने एक और कॉन्फ्रेंस में भेज दिया, बाई चांस उनको पता नहीं चला, वहां भी एक्सेप्ट हो गया, वहां भी पब्लिश हो गया। लेकिन जब पूरा चलेगा वो तो वो तो अनएथिकल पे जाहिर बात है ना, जो भी इसमें अनएथिकल चीजें हैं जब पता चलती है देन यू गॉट ब्लैक लिस्टेड, देयर इज नो अदर थिंग। वो तो फिर उसके बाद वाले एक्शन है ना, वो तो फिर चोरी पकड़ी गई ना। लेकिन ये कि ये करना ही नहीं चाहिए, पता होना चाहिए कि जी मल्टीपल सबमिशंस आर नॉट ऑथराइज, नॉट लीगल, नॉट एथिकल। हमेशा एक जगह पे सबमिट करें, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे आपका थीसिस है, चाहे आपका प्रपोजल डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका पेपर है। ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये आपको किसी और को भी नहीं देनी चाहिए जब तक पब्लिश ना हो जाए। आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि जब एक रिसर्च पेपर रिव्यूअर्स के पास आता है तो उनसे एक एथिकल एग्रीमेंट किया जाता है कि जी आपको पेपर सबमिट हुआ है, आप ये गारंटी देंगे कि ये इसके कंटेंट को किसी से शेयर नहीं करेंगे, ये आप तक रहेगा, और आप पे हमें एतमाद है, ट्रस्ट है कि आप इसको जेन्युइनली रिव्यू करके इसके ऊपर कमेंट्स देंगे। क्योंकि ऐसा भी ऑब्जर्व किया जाता है, जो अनएथिकल लोग हर जगह पे हैं, ऐसे रिव्यूअर्स भी होते हैं कि जो किसी स्टूडेंट का या किसी का काम आता है वो उसको एज इट इज खुद कहीं सबमिट कर देते, करते नहीं है, कर सकते हैं। अनएथिक की या कहेंगे एथिक्स की तो कोई लिमिट्स या बाउंड्रीज नहीं है ना, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह पे हैं। अच्छा, इसको कैटर कैसे करते हैं जर्नल्स? जो आप सिलेक्टेड लोग होते हैं रिव्यूअर्स, वो उनकी काफी छानबीन के बाद उनको सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे हर एक को एबजर्ड रिव्यूअर के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, उनके एक प्रोफाइल को देख के और फिर उनको इस काम पे टारगेट दिया जाता है। तो इसलिए ये वो जो रेशियो है वो बहुत ही कम है, 0.00001 शायद होगी, शायद 1 करोड़ के अंदर कोई एक बंदा अभी भी ऐसा हो जो कि शायद ऐसा कुछ करता हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीजें भी हो सकती हैं जी। रिजेक्ट होती है तो सारी रिजेक्ट हो जाती है, एक जगह से रिजेक्ट होगी। जब आपने देखा कि कॉन्फ्रेंस में 2 घंटे के बाद एक और जगह पे हमने पेपर दिया, तो वो दोनों जगह रिजेक्ट हो जाएगा, जब तक वो होगा कि यार ये सबमिशन हो जाएगा, एक जगह एक्सेप्ट होता है। आपके सवाल की समझ ही नहीं आई मुझे, सवाल बनता ही नहीं है यहाँ पे, सवाल बनता ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि मल्टीपल सबमिशंस नहीं करनी है। अब उसका रिजल्ट का यहाँ पे क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक ही नहीं। एक्सेप्ट तो आपको जमा ही ये कराना है,
जब वो एक जमा कराएंगे तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। जब एक्सेप्ट हो गया तो पब्लिश हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो आप इम्प्रूव करेंगे, कहीं और सबमिट कर देंगे। अब आप खुद बताएं सवाल का क्या ताल्लुक बनता है कि जी दोनों जगह से रिजेक्ट हो जाएगा तो मैं कुछ स्टैब्लिश करूंगा, मतलब काम ही गलत किया है तो वो उसके बाद जो भी होता रहे। मल्टीपल सबमिशन ही अलाउड नहीं है ना। तो आपका सवाल मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि दोनों जगह से रिजेक्ट होगा। ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल आपने किसी को रिजेक्ट करने के लिए दिया है और वो आपका काम या सबमिट कर दो। ये भी कहना कुछ ना इस सेंस में जा रहा है कि वो ओरिजिनल बंदे का नाम सेट होगा कि वो उसका हो जाएगा या ओरिजिनल बंदा बैठ जाएगा किसी बात में। सर आप ही जवाब इसका मुझे दे दें, आप ही जवाब दें इसका। मुझे क्या पता किसी ने सबमिट किया मेरा काम, मैं तो अपने काम से ताल्लुक रखता हूँ ना। मुझे उस पर जो रिस्पांस मिलेगा मैं काम करूंगा। अगर मुझे पता चलेगा कि मेरा काम किसी और ने सबमिट किया, पता चल जाएगा, तो मैं अपना रिबटल दूंगा उस कंसर्न बंदे को जिसने एक्सेप्ट किया है किसी और का काम। ऐसे ही होना चाहिए ना। ये तो कुछ नेचुरल जवाब है जो आपको खुद आपको समझ आने चाहिए कि मैं क्या करूंगा। से अब आपकी एग्जाम्पल में देता हूँ आपको कि आपने किस तरह रियल लाइफ से अगर इसको रिलेट करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल और कोई एग्जाम्पल मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन से आपने आपने किताब लिखी है, किताब लिखी है, शायरी लिखी है आपने, ठीक है, और आपने एक नवाए वक्त भेजी है फॉर एग्जाम्पल, या जंग में भेजी है कि ये मेरी शायरी एक्सेप्ट देखें और इसको छाप दें। महीने बाद पता चलता है कि आपके नाम से नहीं छपी बल्कि एडिटर के अपने नाम से छप गई है, या एक XYZ है उसके नाम से छप गई है।